हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रैडफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल प्रोग्राम। और आपने देखना शुरू कर दिया है, ये फिजिक्स का वो क्लास होने जा रहा है जिसमें क्लास 10th के बच्चे जो अभी 10th के एग्जाम दे चुके हैं और उनका रिजल्ट अभी आना बाकी है। जो सीबीएसई का रिजल्ट नहीं आया है अभी तक, बट बिहार बोर्ड के बच्चों का रिजल्ट आ चुका है। सो वी आर टारगेटिंग हियर दोज स्टूडेंट जिनके दिमाग में पहले से कुछ इस तरह का चल रहा है कि अगर मैं क्लास 10th का बच्चा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए अभी से, क्योंकि रिजल्ट तो आने में मई लगेंगे, हो सकता है मिड मई तक रिजल्ट आएगा। तो उनका जो सिंसियर गार्जियन या बच्चे हैं उनके दिमाग में भी ये चल रहा होगा कि मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ लेना है या बायो लेना है, तो उसके लिए क्लासेस उनकी शुरू हो जानी चाहिए। अप्रैल शुरू हो चुका है, तो उन्हीं के लिए जो बच्चे सिंसियर हैं, डेडिकेटेड हैं और उनके पास 3 ऑप्शन है। तो अगर मैं क्लास 10th का बच्चा हूं जो 10th एग्जाम लिख लिया हूं, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं क्या करूं, किसी ऐसे स्कूल में एडमिशन ले लूं और किसी कोचिंग में जाकर के क्लासेस करूं और अपने आईआईटी जेईई या नीट की प्रिपरेशन करूं। दिस इज वन ऑफ द कैटेगरी जिनको दिमाग में चल रहा होगा। दूसरा कैटेगरी है कि बच्चे कोचिंग नहीं जाएंगे, जस्ट बोर्ड का तैयारी करेंगे, वो किसी स्कूल में जाएंगे, क्लासेस करेंगे, बोर्ड की तैयारी उनकी अच्छी हो जाएगी। तीसरा कैटेगरी एक ऐसे बच्चों का हो सकता है जहां पे कि स्कूल और कोचिंग दोनों ब्लेंड फॉर्मेट में मिलेगा उसको, जिसमें स्कूल के सिलेबस को बहुत अच्छे से कराया जाए, उनको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन उनको समझाई जाए, डिटेल एनालिसिस की जाए, एनसीईआरटी में जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको बताया जाए, समझाया जाए। इसके अलावा लास्ट बोर्ड के 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर के 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज उनको डिटेल में समझाया जाए, बुझाया जाए, सो दैट कि बच्चे केक वॉक की तरह बोर्ड की तैयारी को लेंगे, उनको समझ में आएगा वो चीज। इसके अलावा उनके एम्बिशंस बहुत हाई होंगे कि मुझे आईआईटी कॉलेज में पढ़ना है, मुझे एनआईटी कॉलेज में पढ़ना है, या मुझे एम्स में जाना है, या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए उनकी अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में या बायो में, उनको उस लेवल पे बच्चों के लेवल को गेन करना होगा, जिसके लिए वो एग्जाम का रिक्विजिट है जो अंडर 100, अंडर 200, अंडर 500 के लेवल के उनको मटेरियल चाहिए, उनको गाइडेंस चाहिए, उस लेवल के डेली उनको व्हाट यू कैन से कि उनको प्रैक्टिस करना होगा, उनको वो टेस्ट सब देना होगा, और ये चीज उनका 2 साल तक चलेगा। तो क्यों ना हम एक ऐसे स्कूल को चूज करें जहां पे बोर्ड भी ऐसे तरीके से कराया जाए और जहां पे कोचिंग के भी फॉर्मेट को ब्लेंड किया गया है और वहां पे उनकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो सकती है। तो वो क्लास को लेकर के हम लोग काफी डेडिकेटेड है और ये चीज बच्चों के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है कि उनको अपने स्कूल कैंपस में इस तरह के टीम, डेडिकेटेड टीम है जो उनको गाइड करेंगे, जो उनको हर दिन बताएंगे कि उनके जो एनर्जी लेवल है वो कैसे मेंटेन रहेंगे, पढ़ाई उनको प्रेशर नहीं लगेगा, पढ़ाई में वो एंजॉय करेंगे और पढ़ने का उनको मन होगा। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप देखो, फिजिक्स हम किसको बोलते हैं? फिजिक्स का मतलब ही है लॉ ऑफ साइंस, यानी कि जितना भी साइंस आप देख रहे हैं, लॉ ऑफ नेचर, नेचर के लॉ को डिस्क्राइब किया जाएगा। जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं वो फिजिक्स के बारे में जो भी चीज हमें बता के गए हैं वो हमारे सिलेबस में आ गया है। जैसे न्यूटन्स का लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने इस चीज को फील किया, समझा और डिटेल एनालिसिस उसका दिया जो हमारे सिलेबस में है। एक एक करके सारे साइंटिस्ट के जो लॉ दिए गए हैं जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो ये क्लास 11 का वीडियो है, जो 10th पास बच्चे हैं उनके लिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं हूं कर्णेश्वर किशोर और आपको फिजिक्स बताऊंगा। उन बच्चों को जिसको फिजिक्स टफ लगती है, चाहे वो नीट की प्रिपरेशन करते हो या जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ये समझ लो फिजिक्स आपके लिए केक वॉक होने जा रहा है। मतलब फिजिक्स में ना तो आपको थ्योरी समझने में दिक्कत आएगी, ना ही आपको प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत आएगा। जितने भी साल के पीवाईक्यू देख करके आपको डर लग रहा होगा और जो आपको पहले, आज से पहले बोला होगा कि जेईई मेन या जो नीट है या एडवांस है ये बहुत टफ एग्जाम है, वो टफ नहीं है। इस बात की मैं गारंटी लूंगा। टफ कोई चीज हमें तब लगता है जब हम उस चीज को नहीं कर सकते हैं या जब हमारे में वो एबिलिटी नहीं है कि हम उन चीजों को समझ सके। अगर कोई काम नहीं हुआ है तो वो इम्पॉसिबल लगता है, जब वो हो जाता है तो वही इम्पॉसिबल पॉसिबल बन जाता है। तो बच्चों, जिन बच्चों के दिमाग में ड्रीम चल रहा है कि मुझे आईआईटी कॉलेज जाना है या नीट में अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज जाना है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। जो स्कूल कैंपस में भीड़ भाड़ से हट के
एकदम फोकस्ड स्टडी में हमारे पास 150-200 बच्चों का ही टारगेट एम्बियंस है और वो सारे बच्चों के लिए हम लोग जो है जान लगाने के लिए तैयार हैं, यहाँ पे रिजल्ट लाने के लिए तैयार हैं। तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। लेट्स सी, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर ऑन बोर्ड। इट इज स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम और इसमें ये सेशन मैंने मेंशन किया है 2026 से 28 फिजिक्स मैं आपको गाइड करूंगा। पहला फिजिक्स में आते ही सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स लॉ ऑफ नेचर को हम बोलेंगे। फिजिक्स जितने भी चीज आप आसपास के जोन में देख रहे हो, यानी नेचर का जो लॉ है। अगर आप अर्थ को इमेजिन करोगे तो अर्थ क्या है, अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही है। 24 आवर्स में हमें अर्थ का रोटेशन दिखता है, जिसके कारण से डे एंड नाइट हम देख रहे हैं। एवरी डे यू आर लुकिंग दिस डे एंड नाइट। ये लॉ कहां से आ रहा है, इसको कौन गवर्न कर रहा है? तो यही है नेचर, जिसको आप पढ़ेंगे। ये अर्थ का दूसरा मोशन को अगर आप देखोगे कि अर्थ जो है बहुत ज्यादा स्पीड से सन के चारों तरफ 365 दिन और कुछ आवर्स लेकर के एक चक्कर काटते हैं। यानी अर्थ के ही मोशन को अगर आप एनालिसिस करोगे तो एक रोटेशन हो गया और एक रिवॉल्यूशन हो गया। दिस इज व्हाट द प्लैनेट अर्थ, जिसपे हम लोग रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस तरह का और भी बहुत सारा प्लैनेट है जो इस फॉर्मेट पे है। सोलर सिस्टम में हम जान रहे हैं बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। तो ये क्या है, ये एक नेचर है, जिसमें इसके नेचर के लॉ को आप जहां पढ़ेंगे उसको हम फिजिक्स बोलेंगे। यानी ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है एक ऐसे क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जिसका मेजरमेंट होगा, जिसका यूनिट होगा और जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिजिक्स के लॉ से रिलेटेड होगा। जैसे आप एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, इसके अलावा वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जा सकता है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। एग्जांपल के लिए जितने भी स्केलर्स हैं, जितने भी वेक्टर्स हैं, जो स्केलर होंगे, वेक्टर होंगे या स्केलर वेक्टर नहीं होंगे, यही तीन क्वांटिटी हमें पढ़ना है। एक स्केलर, दूसरा वेक्टर और तीसरा टेंसर। तो दैट मीन्स फिजिकल क्वांटिटी किसको बोल देंगे? जो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी हो गया जिसको आप मेजर कर सकते हैं विद हैविंग सम रिलेशन एज पर द फिजिकल लॉ, फिजिक्स लॉ और मैथमेटिक्स से उसको रिलेट किया जाएगा, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होंगे? तो एक वेक्टर होंगे, दूसरे स्केलर होंगे, तीसरे जो ना तो वेक्टर है ना स्केलर है उसको टेंसर बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो दैट मीन्स कि स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी में फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी में वो क्वांटिटी आएंगे जिसको आप मेजर कर सकते हैं विद प्रॉपर यूनिट। यानी एक नंबर होगा और उसका एक यूनिट होगा। नंबर और यूनिट, नंबर का मतलब मैग्नीट्यूड से है और दूसरा पार्ट उसका यूनिट से है। यूनिट किसको बोलते हैं? तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप डिफाइन करेंगे तो उसका यूनिट होगा, कि जैसे मास है तो उसका यूनिट केजी होता है, जैसे लेंथ है तो उसका यूनिट मीटर होता है, किलोमीटर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स होंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में उसको डिटेल आप पढ़ोगे। तो इसमें अगर हम इसको डिफाइन करें तो स्केलर क्वांटिटी क्या हो गया? दोज फिजिकल क्वांटिटी which can measure with number and having units। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो मास हो गया, तो मास को आप बोलोगे कि 2 kg है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 क्या हो गया? नंबर हो गया और kg इसका यूनिट हो गया। इसी तरह से बात कर सकते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस की बात करेंगे, मान लेते हैं 10 मीटर हो गया, तो 10 क्या हो गया? नंबर हो गया और मीटर हो गया उसका यूनिट। तो इस तरह से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी होंगे जिसको हम लोग स्केलर के क्वांटिटी में रखेंगे। कहीं कहीं स्केलर में आप जो स्केलर का मतलब ये होगा कि उसका मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल, जैसे डिस्टेंस है तो निगेटिव नहीं हो सकता है, मास है तो मास निगेटिव नहीं होगा। इसी तरह से हम ये बोलेंगे कोई वॉल्यूम है तो वॉल्यूम निगेटिव नहीं होगा। और वॉल्यूम घट रहा है तो निगेटिव बोल सकते हैं उसको, बट कहीं वॉल्यूम अगर किसी रूम के बारे में बोला जाएगा, इट डजंट मीन एनी निगेटिव सेंस। तो दैट मीन्स कि स्केलर क्वांटिटी किस क्वांटिटी को बोला जाएगा? जो क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होगा एंड यूनिट्स होगा, यानी नंबर एंड यूनिट, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोले। ठीक है।
नेक्स्ट हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है वेक्टर, और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेक्टर जो है आपको फिजिक्स के हर चैप्टर में इनकाउंटर्ड होगा, और वेक्टर के ऑपरेशंस हमें आने चाहिए। वेक्टर का अगर हम ऑपरेशन नहीं जान रहे हैं तो फिर दिक्कतें आएंगी फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस को करने में आपको। अब वेक्टर का जो एप्लीकेशन है उससे समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि किस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन? तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जो है वो क्या होता है, जब दो वेक्टर को आप इस तरह से ऐड करते हो कि दोनों वेक्टर किसी ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करे, तो जो तीसरा साइड होगा वो उन दो वेक्टर का सम हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रायंगल लॉ। लेट्स सी इट इज। तो वेक्टर हम किसको डिफाइन करेंगे? जिसमें कि मैग्नीट्यूड पार्ट होगा, दूसरा डायरेक्शन पार्ट होगा, और तीसरा इसमें फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ क्या है तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ट्रायंगल लॉ। मैग्नीट्यूड आपको समझना होगा, मैग्नीट्यूड को कैसे समझा जाए। तो मैग्नीट्यूड समझने के लिए आप समझिए कि वेक्टर में अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, जैसे आपको वेलोसिटी बोला जाएगा कि 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, तो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया और ड्यू नॉर्थ उसका डायरेक्शन पार्ट हो गया। लेट्स से एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो दिस इज व्हाट आई हैव सेड जस्ट नाउ, 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। ठीक है, तो यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो गया? स्पीड, और ड्यू नॉर्थ क्या हो गया? ये डायरेक्शन हो गया। तो दैट मीन्स कि ये क्या है? ये वेक्टर है, ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी को अगर हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं तो इट इज स्पीड विद डायरेक्शन। तो दिस इज व्हाट वी कॉल मैग्नीट्यूड पार्ट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, एंड दिस इज डायरेक्शन। एंड अगर वेलोसिटी है तो ये वेक्टर के लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करेगा। तो इसमें हमें एक बार जो है वेक्टर के मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन को और अच्छे से समझा दीजिए, हो सकता है हमें समझ में ना आया हो, तो उसको आप समझिए कि वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन को क्या करेंगे। वेक्टर को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा। दिस इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड इज, वेक्टर का या तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। यानी वेक्टर को ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? एरो के तरह वेक्टर को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। तो फर्स्ट हो गया ग्राफिकल, और दूसरा हो गया मैथमेटिकल। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में ग्राफिकल को अगर हमें डिनोट करना हो तो व्हेन यू ड्रॉ ए वेक्टर लाइक दिस, जिसमें हमें एक टेल मिल रहा है और एक हेड मिल रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड टेल एंड दिस इज कॉल्ड हेड। ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर ए है इस तरह से आपको। तो ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, ये वेक्टर है। तो इसमें अगर हमें मैग्नीट्यूड बोला जाए तो दिस वी रिप्रेजेंट मॉडुलस ऑफ ए, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसी को हम लोग बोलेंगे मॉडुलस ऑफ ए आल्सो। तो मॉडुलस, जिनको मैथ समझ में आ रही होगी वो मॉडुलस अगर पढ़े होंगे, मॉडुलस फंक्शन, दे कैन अंडरस्टैंड। बट ये मैग्नीट्यूड का मतलब अगर हमें फिजिकली समझना हो तो मेरे हाथ में एक पेन दिख रहा होगा आपको, और अगर मैं इसको एक लेंथ के रूप में लेता हूं तो इसका जो लेंथ होगा, दिस इज व्हाट वी कॉल वेक्टर मैग्नीट्यूड पार्ट, यू कैन अंडरस्टैंड हियर। तो मैग्नीट्यूड हमें ऐसे लिख देंगे। इसका डायरेक्शन अगर हमें पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? तो दिस इज डायरेक्शन। डायरेक्शन जिधर की तरफ इसका हेड पॉइंट कर रहा है, दैट वी कॉल डायरेक्शन, यानी कि टेल टू हेड या पॉइंटिंग हेड, दिस इज व्हाट वी कॉल द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो दिस इज टेल टू हेड, ये डायरेक्शन हो गया इसका। तो वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है वेक्टर के अलजेब्रा को समझना कि वेक्टर का अलजेब्रा क्या है। नॉर्मली अगर हम 2 + 2 करेंगे तो मैथमेटिक्स में ये 4 होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर वेक्टर में 2 न्यूटन + 2 न्यूटन बोलेंगे
तो वो 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, या 0 और 4 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, डिपेंडिंग कि 2 न्यूटन और 2 न्यूटन के बीच का एंगल क्या है। अब जिन बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा उनका जो है एंटीना खड़ा हो गया होगा कि सर क्या बोल रहे हैं कि ये 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन को 0 कैसे बना देंगे। बिल्कुल बन सकता है, अगर 2 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। दिस इज हाउ वी कॉल वेक्टर एडिशन। बट मैथ में अगर आप 2 प्लस 2 को जोड़ोगे तो ये 4 ही होगा ऑलवेज। तो मैथ का नंबर्स जोड़ना और वेक्टर को जोड़ना ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है। जब हम फिजिक्स में आएंगे तो वहां पे आपको वेक्टर क्वांटिटी के एडिशन में सबसे पहले आपके एंटीने खड़े हो जाने चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। वेक्टर को जब जोड़ रहे हैं तो उसके बीच में एंगल क्या दिया हुआ है, तभी वो समझ में आएगा आपको। लेट्स सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यानी कि वेक्टर को जब हम जोड़ेंगे, वेक्टर का अलजेब्रा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें वेक्टर के बीच का एंगल क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे हमने जो बोला आपको 2 प्लस 2 नंबर को जोड़ेंगे तो ये 4 होगा, लेकिन 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन फोर्स को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 4 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, या 0 और 4 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू 4 होगा, मिनिमम 0 होगा, और 0 और 4 के बीच में कोई भी आएगा। ये डिपेंड करेगा कि 2 न्यूटन और 2 न्यूटन जो 2 फोर्स हमने लिया है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, जो नल वेक्टर क्या है या जीरो वेक्टर क्या है। नॉर्मली नल वेक्टर को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, डायरेक्शन पता नहीं वो किधर होगा, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वैल्यू 0 है, कुछ मैग्नीट्यूड नहीं है, 0 मैग्नीट्यूड है, और उसका डायरेक्शन तो अनस्पेसिफाइड होगा, कोई भी 0 वेक्टर होगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल नल वेक्टर और 0 वेक्टर। तो नॉर्मली अगर कुछ ऐसे वेक्टर्स को आप जोड़ते हैं जिसमें रिजल्टेंट वेक्टर हमें अगर 0 आ जाता है तो उसको हम बोल सकते हैं नल वेक्टर। मान लो इस तरह का केस है कि एक फोर्स F1 वेक्टर दे दिया है, दूसरा कोई फोर्स है आपको वो इस तरह का F2 दे दिया है, और तीसरा फोर्स है इस तरह का ये F3 दे दिया, और इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं और वो हमें 0 आ जाता है तो उसको हम नल वेक्टर बोल सकते हैं। यानी कि F1 इंडिविजुअल तो 0 नहीं है, F2 इंडिविजुअल 0 नहीं है, F3 इंडिविजुअल 0 नहीं है, बट इन तीनों का सम जो है 0 आ रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स है वो इन तीनों का सम है और वो 0 हो रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड नल वेक्टर। ऐसा हो सकता है कि कोई सिंगल वेक्टर नल वेक्टर हो, बिल्कुल, तब फिर उसमें आपको पता ही नहीं लगेगा कि उसका डायरेक्शन तो अनस्पेसिफाइड होगा अगर ये नल वेक्टर होगा या 0 वेक्टर होगा। लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स से नल वेक्टर निकालते हो तो उसमें इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हो सकते हैं, बट नल वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। वहां पे सबको जोड़ने के बाद हमें मिलेगा तो उसका जो है मैग्नीट्यूड 0 आ जाएगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा तो कुछ नहीं हो सकता है, वो अनस्पेसिफाइड बोलते हैं उसको, कि अगर नल वेक्टर है तो डायरेक्शन के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, बट वी कैन से ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड पार्ट व्हिच इज 0. So this is all about the null vector and direction zero vector. Let's see the next. इनवेरिएंसी प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। इनवेरिएंसी प्रॉपर्टी का मतलब है जो वैरी नहीं करता हो। जो वैरी नहीं करता हो तो कैसे हो सकता है, तो अगर वेक्टर के पोजीशन को आपने बदल दिया विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि ना तो हमने मैग्नीट्यूड को चेंज किया ना ही डायरेक्शन को चेंज किया, बस वेक्टर के पोजीशन को चेंज किया, तो वो वेक्टर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल इनवेरिएंसी। इफ वी चेंज the position of a vector in such a way that its magnitude and direction both remains constant. तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि ना तो मैग्नीट्यूड बच्चा तुम चेंज कर सकते हो ना ही तुम डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, तो तुम क्या करोगे, तुम बस पोजीशन बदल दो। क्या वेक्टर बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि ना तो हमने मैग्नीट्यूड को बदला है ना ही हमने डायरेक्शन को बदला है, तो फिर वेक्टर बदलेगा कहां से। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि एक तरह से ये वेक्टर जो भी इनवेरिएंसी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वो वेक्टर के पैरेलल जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रखना होगा आपको, यानी वो पैरेलल भी होगा,
और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, यानी वो इक्वल वेक्टर उसको आप बोल सकते हैं इस तरह से। मतलब इसको समझा जाए कि ये एक वेक्टर हमें दिया गया है और ये दूसरा वेक्टर है, ये दिस इज व्हाट बी, एंड ये एंगल है थीटा। इन दोनों के बीच का ये एंगल डिफाइंड एंगल नहीं है। जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल डिफाइंड होगा तो ये दोनों टेल पे टेल होना चाहिए और या नहीं तो हेड टू हेड होना चाहिए। यानी कि वेक्टर के बीच में जब भी हम एंगल को डिफाइन करते हैं तो एंगल के लिए हमें क्या चाहिए, वेक्टर का टेल चाहिए दोनों का। यहाँ टेल कोइंसाइड कर रहा है तो ये एंगल थीटा डिफाइंड होगा, दिस इज व्हाट वी कॉल 2 पाई माइनस थीटा, दिस इज नॉट डिफाइंड एंगल। तो दोनों वेक्टर के बीच में जो छोटा एंगल होगा, सबसे छोटा एंगल, तो यहाँ पे दो एंगल दिख रहा है, एक थीटा और एक 2 पाई माइनस थीटा, क्या ये एंगल डिफाइंड है? नहीं, ये डिफाइंड होगा। अगर ये हेड फॉर्मेट में ऐड हो जाता है इस तरह से तो दिस इज व्हाट वी कॉल थीटा इज डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड, इट इज 2 पाई माइनस थीटा, ये डिफाइंड होगा। लेकिन अगर इस तरह का सिचुएशन है जिसमें हेड और टेल जोड़ा हुआ है तो यही प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं, इनवेरिएंसी प्रॉपर्टी, कि जो वेक्टर का हेड है उसको आगे की तरफ बढ़ाओ। किस तरह से बढ़ाओ? उस तरह से बढ़ाओ कि उसका हेड जो है, सॉरी उसका टेल जो है दूसरे के टेल पे आ जाए। तो यानी कि इसका जो टेल पोजीशन है इसी डायरेक्शन में अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो इसका टेल यहाँ पे आ जाएगा, और उस केस में क्या होगा कि इसका टेल और इसका टेल यहाँ आ गया तो ये एंगल आपको डिफाइंड नजर आ जाएगा, ये वाला एंगल। सो दिस इज पाई माइनस थीटा, दिस एंगल इज डिफाइंड, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द एंगल व्हिच इज पाई प्लस थीटा। तो ये डिफाइंड नहीं होगा, यहां से ये पाई माइनस थीटा है तो ये पूरा एंगल जो बच रहा होगा वो पाई प्लस थीटा हो जाएगा, बट दिस इज डिफाइंड एंगल हियर। तो जब भी आपको हेड और टेल कोइंसाइड दे रहा है उसमें आपको ये एंगल कभी भी डिफाइन नहीं होगा। नॉर्मली ऐसे कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेईई मेन एडवांस नीट सब में, जिसमें यहाँ पे एक हेड और टेल को कोइंसाइड किया गया है, बच्चा थीटा लेके रिजल्टेंट निकाल लेता है और फंस जाता है, गलती खुद कर बैठता है, अपनी गलती से ही आपकी रिजल्ट गड़बड़ाएगी। तो वो गलती हम अगर नहीं करेंगे तो हम सही पकड़ लेंगे। यहाँ पे कैसे ये एंगल निकाला है, तो इस वेक्टर को आगे बढ़ा दिया, इसका टेल यहाँ टेल आ गया, अब दोनों का टेल मैच हो गया। दोनों का टेल जब मैच होगा या दोनों का हेड मैच होगा उसके बाद सबसे जो छोटा एंगल दोनों में पकड़ाएगा वही एंगल वेक्टर के दोनों एंगल के वेक्टर के बीच का एंगल होगा, उसको हम निकालेंगे। तो जब भी हम इनवेरिएंसी यूज करते हैं, इसका लाइव एग्जांपल एक देते हैं, बच्चों को ये समझ में बड़े आसानी से आता है। क्या वो समझो, आप पटना में रह रहे हैं मान लेते हैं, तो पटना में एक बच्चा है जो 8 किलोमीटर नॉर्थ गया है, तो 8 किलोमीटर उसका मैग्नीट्यूड हो गया और नॉर्थ उसका डायरेक्शन हो गया, इसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा कि बच्चे का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 8 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ है। अब एक बच्चा है जो चाइना में रह रहा है, एक बच्चा जापान में है, समुराय है, एक यूएसए में रह रहा है, एक कहीं और किसी कंट्री में या किसी प्लेस पे रह रहा है, उस सब को बोल दो कि 8 किलोमीटर नॉर्थ में जाओ। क्या सबका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? बिल्कुल सबका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। क्यों? क्योंकि वो पोजीशन अलग अलग है लेकिन सारे के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट सबके लिए सेम ही होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट सबके लिए सेम होगा तो इसका मतलब क्या, जो पटना में बच्चा जिधर गया है वो तो नॉर्थ में ही गया है, 8 किलोमीटर ही गया है। यही चीज दिल्ली में भी हुआ है, यही चीज यूएसए में, चाइना में, सब जगह हुआ है। तो इसको ही हम बोलते हैं इनवेरिएंसी प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन को अगर नहीं बदला जाए, पोजीशन को बदल दो, क्या वेक्टर बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वी हैव पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एक तरह से और कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होगा जिसके बेसिस पे आप किसी पोजीशन को वेक्टर फॉर्मेट में लिखोगे। तो अगर हम ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं तो किसी पोजीशन के कोऑर्डिनेट हो सकता है 2 डायमेंशनल हो सकता है वो 3 डायमेंशनल हो, जो हमारे सिलेबस में है। तो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, लेट्स सी। अगर हम 2 डायमेंशनल की बात करेंगे तो इसमें 2 डायमेंशन होगा। मैं मान ले रहा हूं यहाँ पे कि एक एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस है, दो ही एक्सिस को मैं मान रहा हूं क्योंकि यहाँ 2 डायमेंशन लिया गया है। तो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में अगर कोऑर्डिनेट्स को दिखाया जाएगा तो 4 क्वाड्रेंट होंगे, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, दिस इज ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव हो जाएगा, वाई पॉजिटिव रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होगा, और जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आएगी तो इसमें एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव। तो आपका कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में है पहले ये समझना जरूरी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में, उसके अकॉर्डिंग पोजीशन वेक्टर को लिखा जाएगा। मान लिया हमने कि पोजीशन यहाँ पे है कोई पार्टिकल, इसका पोजीशन P है, तो P पॉइंट कहाँ पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। P पोजीशन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है
तो इसका मतलब है कि ये दोनों कोऑर्डिनेट इसके पॉजिटिव होंगे और इसके बेसिस पे इसको लिखा जाएगा। मान लो कि ये वेक्टर हमें लिखना है, दिस इज व्हाट द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है x और y, तो यानी कि ये एक ऐसा वेक्टर है जो कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट x है, इसको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखना है। लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे r वेक्टर जो होगा टू डायमेंशनली, दिस इज x इन i डायरेक्शन प्लस y इन j डायरेक्शन। यहाँ पे r जो लिखा गया है वो क्या है? x इन i एंड y इन j। i का मतलब क्या होगा कि i x एक्सिस के डायरेक्शन को बता रहा है और j का मतलब क्या होगा कि वो y एक्सिस के डायरेक्शन को बता रहा है। यानी x यूनिट हो गया जो x कोऑर्डिनेट की तरफ है और y यूनिट हो गया जो y कोऑर्डिनेट की तरफ है। तो इसको i j फॉर्मेट में, ये हमने वेक्टर फॉर्मेट में लिखा है। व्हाट डज इट मीन कि पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखना हो टू डायमेंशनली हम ऐसे लिखेंगे। अब आपको ये भी पूछ सकता है बच्चा बताओ इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसका यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y हो गया और यहाँ पाइथागोरस को आप लगा लीजिए और इसको मैग्नीट्यूड बोला जाएगा। दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट। अब ये अगर हमें एंगल बोल देगा निकालने तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। दिस tan अल्फा and this tan alpha is y coordinate by x coordinate। तो नॉर्मली वेक्टर टू डायमेंशनली कैसे लिखा जाएगा? पोजीशन वेक्टर और उसका मॉडुलस क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये सब हम निकाल सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर थ्री डायमेंशनल बोलेगा तो वहां पे थोड़ा सा हमें विजुअलाइज लेवल पे जाना होगा कि थ्री डायमेंशन का मतलब है उस चीज को आपको थ्री डायमेंशनली सोचना, और वो अगर आपने सोच लिया तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है। टू डायमेंशनल जो है क्लास 9 का बच्चा, क्लास 8 का बच्चा जो थोड़ा सिंसियर है, आईआईटी में अंडर 100 सोच रहा है लाने के लिए, वो ले आएगा, वो समझ जाएगा, क्योंकि उसका पहले से विजन क्लियर है, मुझे अंडर 100 आना है, अंडर 200 आना है, तो वो पहले से फाइटिंग करेगा। जिसको रिजल्ट देर से चाहिए उसकी दिमाग देर से खुलती है, जिसको रिजल्ट पहले चाहिए तो पहले से जगा होता है और उस रिजल्ट के लिए फाइट कर रहा होता है। कोई भी चीज आप करने जा रहे हैं तो 5 साल बाद भी कर सकते हैं, 5 साल पहले भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपका माइंड क्या सोच रहा है और क्या कर रहा है, और किसी भी तरह के रिजल्ट को आप गेन कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अब यहाँ पे जो बच्चा 10th में एवरेज बच्चा है वो ये सोच लिया, लेकिन जो थोड़ा सिंसियर बच्चा होगा, जो सोच रहा होगा, वो थ्री डायमेंशनल पे खेलना चाहेगा। कैसे खेलेंगे थ्री डायमेंशनल पे? लेट्स सी इट। तो थ्री डायमेंशन पे समझने के लिए हमें पहले थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम को जानना होगा और उसको फिर विजुअलाइज पे ले जाएंगे। इसको आप अपने रूम में समझ सकते हो, जहां पे आप बैठे हुए हैं वहां पे किसी भी कॉर्नर को आप देखिए, x, y एंड z। यानी कि मान लो आप अभी बेड पे, टेबल पे, कुर्सी पे कहीं बैठे हुए हैं, क्लास रूम में कहीं पे भी, तो उस रूम के किसी एक कॉर्नर को आप देखो फिजिकली, तो आपको दिख रहा होगा कि नॉर्मली आपका जिस रूम में आप बैठे हैं वहां पे ग्राउंड होगा, छत होगा और 4 वॉल होगा। तो 2 वॉल जहां मीट कर रहा है वो कॉर्नर को आप देखिए। तो जहां पे वॉल मीट कर रहा है उसमें वर्टिकल वॉल जो होगा, जो कॉर्नर पॉइंट होगा, उसको हम लोग जेड एक्सिस बोल देंगे, और जहां उसका बेस पॉइंट मीट हो रहा होगा उसमें एक प्लेन दिख रहा होगा, तो एक एक्सिस को मान लेंगे, दूसरा को वाई एक्सिस मान लेंगे। मतलब ये हमने बेस पॉइंट को बोला है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, और ये कॉर्नर जो कि उसका कॉर्नर वर्टिकल आपको दिख रहा होगा बेस पे, मतलब एक प्लेन हो गया, एक एक्स कॉर्नर एक वाई कॉर्नर और ये वर्टिकल कॉर्नर उसका, दिस इज व्हाट वी कॉल जेड एक्सिस। तो एक एक्स एक वाई और एक जेड। नाउ यहाँ का पॉइंट को हमें एनालाइज करना है, जो ना तो एक्स एल एक्सिस पे है, ना वाई एक्सिस पे है, ना जेड एक्सिस पे है, कहीं यहाँ है जो आपको एनालाइज करना है, जो विजुअलाइज करना है। तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, यहाँ का कोई पॉइंट है जो ये पी पॉइंट है और ये ओरिजिन है, और यहाँ का पॉइंट को हम आर मान लिए, यानी यहाँ तीनों कोऑर्डिनेट है, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, तभी इसको थ्री डायमेंशनल बोलेंगे। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट जो है एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है। अब इसमें हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एकदम जीरो लेवल का बच्चा है वो क्या सोचेगा? देखो, वो पहले सोचेगा सर ये थ्री डायमेंशन मुझे समझ से बाहर की बात है, पहले टू डायमेंशन समझाइए, इसमें फिर थ्री पे ले जाइए, तो वो हम समझ जाएंगे। तो उसके दिमाग में क्या आएगा कि वो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देगा। किस प्लेन में परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगा? तो मान लो पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से ये पॉइंट पे जेड भी है और नीचे एक एक्स और वाई पॉइंट होगा उसका, तो वहां से वो ड्रॉप करेगा प्लेन पे,
परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, जेड कोऑर्डिनेट को वो 0 कर चुका रहेगा। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट जो होना चाहिए वो एक्स होना चाहिए, वाई होना चाहिए और जेड 0 होगा, यानी यहाँ से जेड एक्सिस में वो बढ़ा है, यानी यहाँ पे जब वो है तो इसका 2 डायमेंशनल ही हो गया। क्यों? क्योंकि वाई एक्स और एक्स कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया। तो जब जेड कोऑर्डिनेट 0 है तो वो प्लेन कहाँ पे, वो पॉइंट जो होगा वो 2 डायमेंशनल पॉइंट है, यहाँ का जेड ही नहीं है, तो यानी ये प्लेन एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है। तो एक्स वाई प्लेन तो हमने सीख लिया है कि इसको और इसको यहाँ से जोड़ लेंगे और ये जो होगा ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में हो जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा। और ये कितना होना चाहिए, तो यहाँ से जब आप उठ रहे हैं तो सीधा परपेंडिकुलर जा रहे हैं, किधर, जेड के पैरेलल में जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, जेड यूनिट जा रहे हैं, तो जेड चले गए। तो ये और ये दोनों परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है और ये सीधा जेड में जा रहा है। तो एक्स वाई प्लेन में अगर कोई पॉइंट है और उसके सीधा परपेंडिकुलर बढ़ रहे हो तो वो एक्स वाई प्लेन वाला जो वेक्टर होगा और जो जेड के डायरेक्शन में ले जा रहा है हमें, ये दोनों ही परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में यानी जेड एक्सिस में हम बढ़ रहे हैं। तो यानी यहाँ पे हमारे पास ऐसा डायग्राम बन जाएगा जिसको बच्चा टाइप डायग्राम बोल देंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट और ये वाला जो है ये आपका जेड कोऑर्डिनेट हो गया। अब यहाँ से आप मिला दीजिए। अब जिस बच्चे को जो एकदम 0 लेवल पे होगा, जो निगेटिव भी बोल सकते हैं, जिसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा होगा, वो समझेगा कैसे इसको। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये एक्स वाई हो गया, ये जेड 0 हो गया, ओरिजिन से मिला है तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमें आ गया। अब यहाँ से जेड यूनिट, ये दोनों परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा, ये हमें पाइथागोरस से मिल जाएगा, इसका स्क्वायर ये आ जाएगा। दिस इज योर आर वेक्टर, उसका मॉडुलस निकालना है जो कि हमें ये दिख रहा है, दिस इज ओपी और यहाँ का पॉइंट को हम पी डैश मान लेते हैं, तो ये पॉइंट को हम पी डैश बोल देते हैं, ये पी हो गया एंड दिस इज ओ। अब आप देखो ये अभी जो हम लोग देख रहे हैं इसको इस डायग्राम के बेसिस पे कोई भी समझेगा जो 9th कर लिया पाइथागोरस क्या होता है। तो पाइथागोरस में यहाँ पे आर मॉडुलस क्या होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रूट है उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, प्लस ये जेड है जेड स्क्वायर। अब आप बताओ इसको समझने में कहीं प्रॉब्लम आई हो, दिस इज 3 डायमेंशनल एंड ये चीज को समझने में अगर बच्चा बुक पढ़ेगा और उसको विजुअलाइज नहीं करेगा तो मुझे लगता है कई महीनों लग जाते हैं, ये चीज समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ से आया और कैसे हुआ और इसका विजुअलाइजेशन क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जिसमें आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होना होगा कि किधर से किधर मक्खी जा रही है, किधर से किधर कौन सा मैक्सिमम डायगोनल होगा, कौन सा एंगल निकालने के लिए पूछ देगा आपको। तो वो चीज समझने के लिए हमें डीप विजुअलाइजेशन पे जाना होगा और फिर यहाँ पे हम अगर 0 ऑर्डर के भी बच्चे हैं तो भी हम समझ के टॉप ऑर्डर में जा सकते हैं। अब यहाँ पे हमें दूसरा पार्ट समझना है। ये तो हो गया कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट के लिए आपका ये जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे x यूनिट इन i, y इन j एंड z इन k, तो इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा दिस इज x इन i प्लस y इन j प्लस z इन k। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसका मॉडुलस ये हो गया। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन निकल के आता है कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे डिफाइन करोगे। 3 डायमेंशनल में डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो मान लेते हैं कि ये जो r वेक्टर है ये x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और z एक्सिस से गामा बना रहा है। यानी कि जो अल्फा बीटा गामा है ये क्या है, x एक्सिस से रिजल्टेंट जो पोजीशन वेक्टर r है उसका एंगल है। तो दैट मीन्स कि अगर हम इसमें बात करें तो इस तरह का डायग्राम फिर से बना लेते हैं। ये हो गया आपको z एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, सॉरी ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और हमारा मेन जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये इधर है। अब रिजल्टेंट वेक्टर जो है टारगेट है हमारा, तो इसको अल्फा मान लिया x एक्सिस से। तो सबसे पहले हम लोग इसमें cos अल्फा लिखेंगे। cos अल्फा डायरेक्शन कोसाइन में पहला आएगा। आप cos अल्फा ही क्यों लिखना चाह रहे हैं, इससे पहले 2 डायमेंशन में तो 10 लिखा था, बिल्कुल 10 लिखा था। अगर आप उसको कंपेयर करना चाहते हो तो लेट्स सी, दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। ये 2 डायमेंशनल व्यू है जहां पे हमने आपको इसमें 10 अल्फा बताया था। 10 अल्फा क्या था, y बाय एक्स। अगर कोई बच्चा इसमें cos अल्फा लिखना चाहेगा तो वो हो जाएगा x बाय r, यानी कि ये x एक्सिस है और ये रिजल्टेंट वेक्टर था हमारा और ये वाला x एक्सिस है और यहाँ पे ये y एक्सिस है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है, रिजल्टेंट वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है किससे, x एक्सिस से। रिजल्टेंट या पोजीशन वेक्टर बोलेंगे तो x कोऑर्डिनेट बाय r का मॉडुलस, ऐसे cos लिख लेंगे।
अगर 2 डायमेंशन में हमने वैसा लिखा है तो 3 डायमेंशन में cos अल्फा कैसा लिखना चाहिए? तो इसके लिए यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है? ये कोऑर्डिनेट है x y z, तो यानी x कोऑर्डिनेट को आप लिख लो और इस वेक्टर r का मॉडुलस यहाँ पे लगा देंगे, तो दिस इज व्हाट वी कैन राइट cos अल्फा x by r। ठीक है, अगर हम y एक्सिस से इस एंगल को बीटा लेते हैं तो क्या हम cos बीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे, लेकिन इसमें पहले समझते हैं 2 डायमेंशन में कि आप y एक्सिस से इसको अगर बीटा लेना चाहोगे तो हाउ यू राइट cos बीटा। तो cos बीटा के लिए हमारे पास ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये तो y कोऑर्डिनेट है, तो दिस इज y डिवाइडेड बाय r। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा कि आपका y एक्सिस से ये वेक्टर बीटा बना रहा है तो यहाँ पे हम लोग इसको y बाय r लिख देंगे, और अगर हमें cos गामा लिखना होगा तो एज पर द सिनोनिमस यहाँ पे हमने लिखा है cos गामा किससे बनेगा? तो ये z एक्सिस से बनाएगा, तो यानी इसके लिए कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए? जब अल्फा लिखा तो x कोऑर्डिनेट, बीटा लिखा तो y कोऑर्डिनेट, गामा लिखेंगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट? तो इट इज z कोऑर्डिनेट बाय r। तो इस तरह से आप लिख लोगे, दिस इज व्हाट वी कॉल डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। डायरेक्शन कोसाइन का क्या इंपॉर्टेंस है? क्वेश्चन बहुत सारे वेक्टर के मिलेंगे जहां पे आपको ये तीनों एंगल में जो है कुछ रिलेशन है और इससे रिलेटेड कुछ जो जिसको हम बोलते हैं जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फिक्स्ड है, आइडेंटिटी इसको बोलते हैं कि a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। उसी तरह से cos अल्फा cos बीटा cos गामा में एक रिलेशन आएगा, मान लेते हैं इसको हम लोग l मान लेते हैं, दिस इज m एंड दिस इज n। तो जब आप तीनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे, तीनों का स्क्वायर एंड ऐड करेंगे तो वी हैव वन रिलेशन हियर, r स्क्वायर क्या है? x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या रिलेशन आएगा? लेट्स सी इट इज। तो ठीक है, इस स्लाइड में आप देखिए जो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर 2 डायमेंशनली बता दिया है। ठीक है, इसके बाद पोजीशन वेक्टर ये 3 डायमेंशनली हो गया। 3 डायमेंशनल में पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे होगा वेक्टोरिकली, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम समझ लिए कैसे बनेगा। अब इसमें तीसरा पार्ट था जो डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखेंगे, तो ये था। अब डायरेक्शन कोसाइन में एक रिलेशन है वो मैं आपको बता देता हूं। बिफोर दिस यहीं पे नेक्स्ट स्लाइड में जगह नहीं है, तो अगर हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करते हैं तो इसको क्या लिखा जा सकता है? ये cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा हो गया। बहुत अच्छी बात है, तो ये हो गया आपको cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। अब आप देखो cos स्क्वायर अल्फा क्या लिखा जाता है? एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सिमिलरली cos स्क्वायर बीटा को y स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सो इट इज y स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सिमिलरली cos स्क्वायर गामा z स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सबके नीचे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर कॉमन लेके एलसीएम लेके ऊपर का सारा टर्म एज इट इज ऐड हो जाएगा, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब आप देखो एक बच्चा जो स्मार्ट होगा उसके दिमाग में आ गया होगा, सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को तो आर स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल लिख लेंगे और इसको कट करके यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो दैट मीन्स कि ये जो cos स्क्वायर बीटा अल्फा और गामा का सम हो रहा है ये 1 है, इसको एज ए आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसको बहुत बड़े अच्छे क्वेश्चंस में यूज किया जाता है। अगर साइन दे देगा यहाँ पे तो क्या करेंगे, यानी cos की जगह साइन दे देगा तो cos और साइन में रिलेशन आप जानते हैं, बड़े आराम से आप चेंज कर लोगे कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा? इट इज 1 होता है। तो अगर साइन स्क्वायर अल्फा हमें लिखना हो तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। अब साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा में इसको ऐड करेंगे तो वो सारा सम क्या होना चाहिए? 2 हो जाएगा। तो इसको हम एज ए होमवर्क दे रहे हैं आपको कि आज आप साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा करिएगा। और आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। जो बेसिक लेवल मैंने आपको बताया है कि वेक्टर क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर को बेसिकली पोजीशन वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में, और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। तो आगे के वीडियो में हम लोग फिर नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे। जो बच्चे ड्रीम कर रहे हैं कि हमें आईआईटी में जाना है, एक ऐसा स्कूल में पढ़ना है जहां पे कि स्कूलिंग भी हो अच्छी, जहां पे कि उनको बोर्ड के लिए भी बहुत अच्छे गाइडेंस किए जाए, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझाया जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी एक्सरसाइज में, कोई प्रॉब्लम में, किसी भी तरह के पीवाईक्यू में। साथ ही साथ उनको ये भी दिमाग में चल रहा है कि मुझे आईआईटी में भी पढ़ना है, तो उसके लिए इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है कि उसको एक फोकस्ड वे में
एक टीम गाइड करेगी और वहां पे लिमिटेड बच्चे रहेंगे जिसको बोला जाएगा कि काफी अटेंशन मिलेगा उन बच्चों को। तो मुझे लगता है ये ब्रैडफोर्ड का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी ब्रैडफोर्ड ने उन बच्चों के लिए किया है जो बच्चे सिंसियर हैं, डेडिकेटेड हैं, गार्जियन उनके ड्रीम देख रहे हैं कि मेरे बच्चे को कम टाइम में बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिले, उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।